नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है जेएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट के सेकंड पेपर के पार्ट फर्स्ट, जिसमें हम अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं और अकाउंटिंग का ये थर्ड लेक्चर है आप लोग के लिए, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और कन्वेंशंस की, जहाँ से अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो चैनल के साथ आप बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करवाएं और कमेंट देना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें एक छोटा सा मैं आप लोगों को यहाँ पे आज ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग भी थोड़ा समझाना चाहता हूँ कि हमारे पास कितनी ब्रांचेज है अकाउंटिंग की। तो अकाउंटिंग की मेन 3 ब्रांचेज है, जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। नॉर्मली इसका क्वेश्चन तो नहीं बनता है यहाँ पे, बट इन अकाउंटिंग को एक एक लाइन में समझाना भी थोड़ा इनके इस अकाउंटिंग के साथ में नाइंसाफी होगी, बट इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नॉर्मली क्या होता है, हम कंपनीज का या पार्टनरशिप फॉर्म है या बिजनेस के फाइनल अकाउंट्स यहाँ पे बनाते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें, कॉस्ट अकाउंटिंग हमेशा एस्टिमेट के बेस पे चलती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, किसी की प्रोडक्ट या सर्विस की हम कॉस्ट डिराइव करते हैं, उसकी अकाउंटिंग की जाती है यहाँ पे। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है, यहाँ पे जो ऐसी अकाउंटिंग जो क्या करती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, वो अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कुछ टॉपिक आपके कॉस्ट अकाउंट्स से रिलेटेड होते हैं, कुछ फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड होते हैं। तो ये हमारी ब्रांचेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग है। बहुत बड़े वाइड सब्जेक्ट्स है ये, इनको एक एक लाइन में समझाना थोड़ा सा मुश्किल भी है, बट इसका आपको मैंने एक थोड़ा सा मीनिंग समझा दिया कि ये इसका क्या मतलब है। चलिए बात करते हैं। अभी आज हम जो जिस टॉपिक को लेके चल रहे हैं, तो आज का टॉपिक हमारा है गैप, जिसको हम कहते हैं जनरली एक्सेप्टेंस अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बात करें, सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों की आज बात कर रहे हैं। तो ये सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत है क्या? नॉर्मली क्या है, इसके अंदर 2 चीजें आती है। एक तो आती है आपकी अवधारणाएं, जिसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट, और एक आती है परंपराएं, जिसको हम कहते हैं कन्वेंशंस। तो यहाँ पे आज इसी को हम लोग लेके चल रहे हैं, इन अकाउंटिंग की कॉन्सेप्ट को और कन्वेंशंस की हम बात करने वाले हैं। तो अकाउंटिंग की लेखांकन की अवधारणाएं की बात करें तो मैंने यहाँ पे 8 अवधारणाएं लिखी है। इन 8 अवधारणाओं को हम लोग स्लोली समझते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पुट अप होते हैं एग्जाम के अंदर। सबसे पहली जो अवधारणा है वो आपके है मुद्रा मापन अवधारणा, जिसको हम कहते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग का ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि मुद्रा मापन अवधारणा का मतलब क्या होता है कि जब अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग का सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होता है, मैंने आपको बताया हुआ है कि सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन का आपका मेन फंक्शन होता है कि पहले सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सा ट्रांजैक्शन है और कौन सा ट्रांजैक्शन नहीं है। तो यहाँ पे मुद्रा मापन अवधारणा क्या कहती है कि कोई भी ट्रांजैक्शन है या नहीं है, पहले आप उसको आइडेंटिफाई करोगे, बट आइडेंटिफाई के अंदर आपको मनी आइडेंटिफाई करनी है कि वेदर अ ट्रांजैक्शन इज मॉनेटरी ट्रांजैक्शन और नॉट अ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। अगर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है तो आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है, अन्यथा उसको करने की जरूरत नहीं है। तो या इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये हुआ, यहाँ पर हम 2 उदाहरण से इसको समझ सकते हैं कि बिजनेस के अंदर ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट घटनाएं घटित भी होती है जिसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जैसे हम बात करें कि हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर 15 डायरेक्टर्स हैं और वो डायरेक्टर्स कंपनी का असेट है, क्योंकि अच्छे लोग ही क्या करते हैं, कंपनी को चलाते हैं और कंपनी को बड़ा करते हैं या बिजनेस को ग्रो करते हैं। सपोज मानो 15 के 15 डायरेक्टर किसी कार एक्सीडेंट में मर जाए, तो ये घटना कंपनी के लिए बहुत दुखद है, नुकसानदायक है, लेकिन ये नुकसान को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, बिकॉज यहाँ कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपका जो ट्रांजैक्शन है वो मुद्रा मापन मनी मेजरमेंट होना चाहिए। तो ये ट्रांजैक्शन मनी मेजरमेंट नहीं है। दूसरा इसके अंदर कॉन्सेप्ट ये भी ले सकते हैं कि हमारी जैसे हम बिजनेस कहाँ कर रहे हैं, हम इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, तो हमारा जो यूनिट है, मनी का यूनिट, वो है रुपीज के अंदर आता है। और अगर आप ट्रांजैक्शन सपोज मानो अमेरिका से करते हैं या फॉरेन कंट्रीज से करते हैं और आपको यहाँ पे डॉलर में पेमेंट आता है, तो ऐसे केस में भी क्या होगा, आपका जो यूनिट है और डॉलर में काउंट नहीं होगा, रुपीज में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है, इस मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के बेस पे अकाउंटिंग की जाती है। फिर दूसरा आता है पृथक अस्तित्व अवधारणा, जिसको हम कहते हैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट बिजनेस के अंदर अप्लाई होता है। ये कब अप्लाई होता है, ये माना जाता है कि जब बिजनेस की बात करें, बिजनेस के अंदर जो पैसा लगाया जाता है ओनर के द्वारा, तो बिजनेस क्या करता है, बिजनेस ओनर को क्या मानता है, एज ए लाइबिलिटी मानता है कि भविष्य में ओनर को पेमेंट करना पड़ेगा वापस। तो बिजनेस के अंदर बिजनेस का ओनर
और बिजनेस, ये दोनों क्या है, अलग अलग अस्तित्व रखते हैं। ऐसा ये कॉन्सेप्ट है बिजनेस का। इसमें अकाउंटिंग करते समय ये मान के चलना पड़ता है कि जो बिजनेस है, बिजनेस अलग है और बिजनेस का ओनर अलग है। जो पैसा बिजनेस ओनर के द्वारा बिजनेस में लगाया जाता है उसको कैपिटल कहते हैं, और कैपिटल बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है कि बिजनेस का ये क्या है, एक लायबिलिटी है। और जो पैसा ओनर के द्वारा बिजनेस से निकाला जाता है उसको ड्राइंग कहा जाता है कि बिजनेस में से ये पैसा ओनर के द्वारा निकाला गया, तो ड्राइंग हम क्या करते हैं, कैपिटल में से लेस करते हैं। तो ये हमारा है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कि बिजनेस अलग होता है और आपका मालिक जो है वो अलग होता है। फिर हम बात करते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट की, तो वो आता है आपके चालू व्यवसाय अवधारणा, जिसको हम कहते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए बिजनेस जो है, बिजनेस हाउसेज जो है वो असेट्स इकट्ठा करते हैं। देखो इसका क्या मतलब होता है, चालू व्यवसाय का मतलब होता है, गोइंग कंसर्न का मतलब हम जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस स्टार्ट करने का हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि बिजनेस को हम कंटिन्यू चलाएंगे। कभी भी बिजनेस बंद करने के लिए स्टार्ट नहीं किया जाता है। अगर आप किसी बिजनेस को बंद करने के लिए, मतलब आप 6 महीने के लिए कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो सीधी सी बात है 6 महीने के लिए अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप किसी प्रकार की कोई संपत्ति परचेज नहीं करेंगे, असेट्स परचेज नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है 6 महीने बाद आपको बंद करना है तो आप किराए पे बहुत सारी चीजें मिलती है, आप लेके आ सकते हैं। लेकिन आप बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस करने का मतलब ये है कि आप असेट्स परचेज करेंगे, बिकॉज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कि आपका बिजनेस जो है वो चालू व्यवसाय अवधारणा बिजनेस चलता रहेगा। इसी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के बेस पे असेट्स इकट्ठी की जाती है कि बिजनेस जो है वो आपके लॉन्ग टर्म तक चलेगा। तो यहीं पे आपके रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का जो है डिफरेंस यहाँ इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे निकलता है, जिसको हम लोग कहते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा आता है, इसको हम कहते हैं लागत अवधारणा, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब भी आप अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग के अंदर आपको आपकी जो भी आप असेट्स परचेज करते हैं उसको ऑन कॉस्ट के बेस पे आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड्स करेंगे। जैसे आपने कोई मशीन परचेज की है 50 लाख रुपए की, तो जो 50 लाख की आपने मशीन परचेज की है तो किस कॉस्ट पे आपने परचेज की है, मतलब आपने 50 लाख की मशीन परचेज की, उस 50 लाख पे आपने 1 लाख रुपए का इंस्टॉलेशन चार्जेस आपने पे किया, तो हमारी मशीन का कॉस्टिंग कितना हो गया, 51 लाख रुपए होगा। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 51 लाख रुपए दिखाए जाएंगे। जब 1 साल हो जाएगा तो उसके बाद उसका डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। सपोज 10% आपका डेप्रिसिएशन है तो 51 लाख में से 5,10,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, और जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगा वो बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाया जाएगा, बिकॉज ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट के बेस पे। अब ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि मार्केट प्राइस का इससे कोई मतलब नहीं है। अगर मार्केट प्राइस ज्यादा है या कम है, मार्केट प्राइस को रिकॉर्ड हम नहीं करते, हम कॉस्ट के बेस पे चलते हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है आपके उपार्जन या वसूली अवधारणा, जिसको हम कहते हैं एक्रूअल और रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ये क्या कहता है, देखिए एक्रूअल का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि कौन से ट्रांजेक्शन्स को 1 साल की अवधि के लिए, इससे पहले मैं आप लोग को यहाँ ये लेखा अवधि का आपको कॉन्सेप्ट पहले समझना पड़ेगा, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि जब मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूँ तो बिजनेस स्टार्ट करता हूं, मैंने आपको बताया गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बिजनेस बंद करने के लिए स्टार्ट नहीं करते हैं, लॉन्ग रन के लिए चलेगा, चाहे 10 साल के लिए है, 50 साल के लिए, 100 साल के लिए आप बिजनेस चला सकते हैं। तो आप अकाउंटिंग जो करेंगे, अकाउंटिंग का मेन टाइम पीरियड क्या होगा कि किस टाइम पीरियड के लिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो जब तक वो टाइम पीरियड डिसाइड नहीं होगा तो हम ना तो प्रॉफिट तक पहुंच सकते हैं कि हमारी स्थिति क्या है, हम प्रॉफिट में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा, तो हमें लेखा अवधि से पता चलेगा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट में। गवर्नमेंट हमें कहती है कि आपका जो अकाउंटिंग पीरियड है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च का रहेगा। मतलब ये जो आपका ईयर है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, ये आपके अकाउंटिंग पीरियड है। इस अकाउंटिंग पीरियड में आपने जो भी ट्रांजेक्शन्स किए हैं, जो भी आपकी इनकम हुई है, उसमें से आप एक्सपेंडिचर माइनस कर लीजिए, जो बचेगा वो आपका या तो रहेगा प्रॉफिट या फिर रहेगा लॉस। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस की स्थिति, और 1 साल के बाद हमारी पोजीशन कैसी है, तो पोजीशन स्टेटमेंट बनाता है, बैलेंस शीट बनाता है, उससे पता चलता है कि हमारी वास्तविक स्थिति कैसी है। तो इस पीरियड कॉन्सेप्ट जो है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के बेस पे ये चलता है। तो यहाँ इस बेस के हिसाब से देखिए आप, उपार्जन या वसूली अवधारणा का मतलब क्या होता है, एक्रूअल और रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि हम क्या करते हैं, एक्रूअल बेस पे अकाउंटिंग करते हैं। एक्रूअल बेस पे अकाउंटिंग का मतलब क्या हुआ कि मैंने इस साल 50 लाख का माल सेल किया है। अब 50 लाख का माल जो है उसमें से मैंने 30 लाख का माल जो है आपके उधार बेचा है और 20 लाख का माल मैंने नकद बेचा है। इसका मतलब वो जो 30 लाख का माल मैंने उधार बेचा है उसका पैसा अभी तक वसूल हुआ नहीं है।
लेकिन वो इस साल का ही है, तो इसलिए इसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। दूसरी चीज देखिए कि मैंने किराया चुकाया, मैंने किराया सपोज मानिए 14 महीने का चुका दिया, तो नॉर्मली हमारा अकाउंटिंग पीरियड कितने साल का है, 12 महीने का, तो किराया मैं 12 महीने का ही काउंट करूंगा मेरे अकाउंटिंग पीरियड के बेस पे। जो 2 महीने का मैंने किराया चुकाया एक्स्ट्रा, उसको हम क्या मानेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस मान के उसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। इसका मतलब यहाँ पे एक्रूअल कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जो साल की अवधि के लिए जो खर्चे इस साल के हैं, वो इस साल की आय व्यय को हम रिकॉर्ड करते हैं, पिछले साल की और आगे आने वाले साल की आय व्यय को हम रिकॉर्ड नहीं करते, अगर है भी तो उसको प्लस माइनस किया जाता है। फिर हम बात करते हैं द्विपक्षीय उदाहरण, इसको कहते हैं ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये क्या कहता है, देखिए यहाँ पे है ना, ये डेबिट और क्रेडिट के नियम यहाँ पे आ जाते हैं। मतलब ये द्विपक्षीय उदाहरण का मतलब होता है कि अकाउंटिंग जब डबल एंट्री सिस्टम की बात करते हैं, तो डबल एंट्री सिस्टम में ये कहा जाता है कि एक पक्ष अगर आपका डेबिट हो रहा है तो उसी बेस पे दूसरा पक्ष क्या हो जाएगा, आपके क्रेडिट होगा। तो ड्यूल एस्पेक्ट है, जितना आपने डेबिट किया है उतना का उतना क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो इसी के बेस पे अकाउंटिंग इक्वेशंस बनते हैं, जिसमें कहा जाता है असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी, या इसको कह सकते हैं असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो ये आपका क्या बनता है, अकाउंटिंग इक्वेशन बनता है, कौन से कॉन्सेप्ट के बेस पे, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के बेस पे। क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में एक पक्ष डेबिट होता है तो उतना का उतना पक्ष क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो बैलेंस शीट के दोनों पहलुओं की, जो दोनों पक्षों की जो टोटल है वो समान आती है इसके अंदर। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, आय व्ययों के मेल की अवधारणा, जिसको कहते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जितनी आय हुई है उसी में से व्यय माइनस करते हैं, मेल होना चाहिए। मेल होने का मतलब ये जो अकाउंटिंग पीरियड दे रखा है, इस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर इस अकाउंटिंग पीरियड की जो इनकम है, उस अकाउंटिंग पीरियड की इनकम में से उसी अकाउंटिंग पीरियड के एक्सपेंसेस आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तभी ये मैच होगा, नहीं तो मैच नहीं हो पाएगा। मतलब ऐसा हुआ कि आपके पास इनकम तो आ रही है 15 महीने की और आप एक्सपेंसेस माइनस कर रहे हो 12 महीने के, तो ये सही नहीं है। क्योंकि हमारा अकाउंटिंग पीरियड कितने महीने का होता है, 12 महीने का होता है। तो उसी 12 महीने की आपकी इनकम लेनी होगी और उसी 12 महीने का आपको एक्सपेंडिचर लेना होगा, इस दोनों को प्लस माइनस करेंगे, ये बनेगा आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो ये थे हमारे लेखांकन की अवधारणा, जिसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो ये हमारे 8 कॉन्सेप्ट है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, एंटिटी कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, एक्रूअल और रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। तो ये तो थे हमारे कॉन्सेप्ट। अब एक बात करने वाले हैं हम लोग कुछ परंपराओं की। परंपराओं में क्या है, हमारे पास कन्वेंशंस की हम बात कर रहे हैं। देखो, परंपरा का मतलब क्या होता है कि जो पहले से चली आ रही है या जिसको हमने मान लिया है, तो जो नॉर्मली एक्सेप्टेबल है। मतलब ऐसी, जैसे आपने देखा होगा परिवार में बहुत सारी परंपराएं होती है कि हमको कोई काम कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। तो ये क्या है, पुरानी चली आ रही, तो हम उसको भी क्या करें, अडॉप्ट कर लेते हैं, उसको मान लेते हैं। जरूरी नहीं आपको मानना नहीं मानना, बट ये अकाउंटिंग के जो कन्वेंशन से अगर हम इसको मानते हैं तो हमारे लिए बेटर होता है, ये माना जाता है। तो 4 परंपराएं दे रखी है, इन 4 परंपराओं को समझते हैं थोड़ा सा। सबसे पहली जो परंपरा है वो है रूढ़िवादिता की परंपरा, जिसको हम कहते हैं कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। मतलब ये क्या हुआ, रूढ़िवादिता की परंपरा क्या कहती है, रूढ़िवादिता की परंपरा ये कहती है कि जब तक प्रॉफिट नहीं होता तब तक प्रॉफिट की एंट्री नहीं की जाती, लेकिन अगर हानि की संभावनाएं होती है आपके, तो उस हानि को रिकॉर्ड कर लिया जाना चाहिए अकाउंटिंग के अंदर। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको लगता है कि संभावना है हानि होने की, आपको लगता है कि इस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर हमको कुछ हानि हो सकती है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, पहले से प्रोविजन बनाते हैं। जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ले लीजिए आप, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ले लीजिए। तो ये जो प्रोविजन बनाए जाते हैं, तो ये प्रोविजन कौन से बेस पे बनाए जाते हैं, रूढ़िवादिता की परंपरा के बेस पे बनाया जाता है। और इसके लिए ये माना जाता है कि अगर किसी आपको संभावना है कि भविष्य में प्रॉफिट हो सकता है, उस प्रॉफिट को हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जैसे हमारे पास कोई माल पड़ा है, उस माल का वैल्यू 10,000 रुपए है, लेकिन मार्केट वैल्यू उसका दिख रहा है 12,000 रुपए। इसका मतलब आपको लग रहा है कि 2,000 का प्रॉफिट मिल जाएगा। जब तक प्रॉफिट नहीं होगा तब तक उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मतलब क्या हुआ कि ये माल आपको मार्केट में 12,000 में दिख रहा है कि 12,000 बिक सकता है, लेकिन अब तक बिका नहीं, मतलब प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ है। तो जब तक प्रॉफिट रियलाइज नहीं हो जाता तब तक उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ये हमारी रूढ़िवादिता की परंपरा कहती है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अगर प्रॉफिट
भविष्य में होने वाले प्रॉफिट को रिकॉर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। कौन सी परंपरा के अंतर्गत है? तो रूढ़िवादिता की परंपरा ये कहती है कि जब तक प्रॉफिट नहीं होगा तब तक उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लेकिन हानि जो है भविष्य में होने वाली हानि की संभावनाओं को देखते हुए हानि को पहले रिकॉर्ड किया जाता है, उसके प्रोविजंस को पहले बनाया जाता है। तो ये तो हमारा रूढ़िवादिता की परंपरा। दूसरा आता है प्रकटीकरण की परंपरा, जिसको कहते हैं कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर ये कहता है कि आप जो भी बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शंस करते हैं वो सारी की सारी डिस्क्लोज चीजें, सारे के सारे ट्रांजैक्शंस आपके डिस्क्लोज होने चाहिए। कोई भी चीज छिपी हुई नहीं होनी चाहिए। मतलब प्रकटीकरण है कि आपने पूरे साल में जो ट्रांजैक्शंस किए हैं, जैसी भी आपकी स्थिति है, पूरी की पूरी स्थिति आपको क्लियर करनी चाहिए। आपकी बैलेंस शीट में वो स्थिति दिखनी चाहिए। इसको हम कहते हैं कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। अच्छा, इसके अंदर रूढ़िवादिता की परंपरा में आपको एक और चीज बता दूं, यहाँ पे सीक्रेट प्रॉफिट भी क्रिएट किए जा सकते हैं। मतलब हम ये मान के चलते हैं कि भविष्य में हानि होगी, लेकिन भविष्य में हानि हुई नहीं, लेकिन हमने प्रोविजंस बना लिए और उसमें से क्या किए, हमने प्रॉफिट में से एक्सपेंडिचर के नाम से या लॉस के नाम से हमने पैसा माइनस कर दिया और प्रॉफिट को कम दिखा दिया। तो रूढ़िवादिता की परंपरा में गुप्त प्रॉफिट, जिसको हम कहते हैं सीक्रेट प्रॉफिट, भी बनाए जाते हैं। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि सीक्रेट प्रॉफिट कौन सी परंपरा के बेस पे बनाए जाते हैं? वो बनाए जाते हैं रूढ़िवादिता की परंपरा के बेस पे। फिर हम बात करते हैं महत्ता की परंपरा, जिसको कहते हैं कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। मटेरियलिटी का मतलब क्या होता है? मटेरियलिटी का मतलब ये होता है कि आपने कोई मशीन परचेज की, जैसे कोई एक्स कंपनी है, उसके अंदर आपने 5 लाख का एक मशीन परचेज किया। ये आपने परचेज किया है मशीन। ये मशीन जो है आपके 10 साल तक चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो 50,000 रुपीज है, ये आपका बनेगा डेप्रिसिएशन का अमाउंट। एक मशीन मैंने परचेज किया है 5 लाख रुपए का, 10 साल वो मशीन चलेगी। इसका मतलब हर साल हमें कितना पैसा माइनस करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन के नाम से 50,000 रुपए माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब पहले साल मशीन का वैल्यू 5 लाख, दूसरे साल मशीन का वैल्यू 4.5 लाख, तीसरे साल कितना हो जाएगा? 4 लाख, चौथे साल कितना हो जाएगा? 3.5, फिर 3, फिर 2.5, फिर 2, फिर 1.5, फिर 1। इस तरह से करते करते क्या होगा? 10 साल में मशीन का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो 50,000 दिख रहा है, ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमें शो करना पड़ेगा। ये हमने मशीन खरीदी। अब सपोज माने आपने कोई लॉक खरीदा, एक कोई ताला आपने खरीदा, उस ताले का वैल्यू था 100 रुपए। ताले का वैल्यू कितना आ रहा है? आपके 100 रुपए का वैल्यू आ रहा है। अब ये ताला जो है आपके 5 साल तक खराब नहीं होगा। दुकानदार ने बोला कि 5 साल की गारंटी, अगर खराब होता तो आप लेके आ जाइए। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि 5 साल ये चलेगा तो 5 का मैंने भाग लगा दिया और यहाँ पे 20 रुपए का क्या बन जाएगा? आपका डेप्रिसिएशन। और ये डेप्रिसिएशन में क्या करता हूँ? हर साल माइनस करता हूँ और बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाता हूँ बैलेंस शीट में कि लॉक 100 रुपए का खरीदा, 20 रुपए का डेप्रिसिएशन, बाकी 80 रुपए, फिर आपके 60 रुपए, फिर 40 रुपए। नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते? क्योंकि ये छोटा अमाउंट है। तो छोटे अमाउंट में हम क्या करते हैं? मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के नाम से या सन्ड्री एक्सपेंडिचर के नाम से इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्योंकि जिस कंपनी में, बड़ी कंपनी का है यहाँ पे, जिस कंपनी में हम 5 लाख की मशीन परचेज कर रहे हैं, वहां पे 100 रुपए के ताले का वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि मटेरियलिटी नहीं है, इसकी महत्वता इतनी नहीं है, इसलिए इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, उसको एक्सपेंडिचर के नाम से लिखा जाएगा। तो मतलब यार ये हुआ कि बड़ी कंपनी के लिए छोटा एक्सपेंडिचर महत्व नहीं रखता है, उसको क्या करते हैं? एक्सपेंडिचर के नाम से रिकॉर्ड कर लेते हैं, एज एसेट्स के रूप में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। फिर हमारे पास में अंतिम आती है सततता की परंपरा, इसको कहते हैं कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी ये कहता है कि जब भी आप अकाउंटिंग करते हैं तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आप अप्लाई करते हैं, जो डेप्रिसिएशन का पॉलिसी लेके चल रहे हैं, या जो भी आपके प्रोविजंस बनाने का जो पॉलिसी आप लेके चल रहे हैं, वही पॉलिसी आप लगातार चलते रहे, मतलब कंटिन्यूस को चलाते रहे। जिससे क्या होता है कि कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, जिससे आप पिछले सालों के प्रॉफिट, पिछले सालों के रिकॉर्ड से आगे आने वाले सालों के रिकॉर्ड्स को कंपेयर कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा? अगर हर साल आप हर साल अपने रूल्स या अपनी पॉलिसीज को चेंज करेंगे तो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट या अपने बिजनेस को कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि आपका बिजनेस वास्तव में ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये था हमारा कंसिस्टेंसी का ये परंपरा है। तो यहाँ पे लेखांकन की 4 परंपराएं मैंने आपको बताई। इसके अंदर रूढ़िवादिता की परंपरा, फिर आती है प्रकटीकरण की परंपरा, फिर महत्ता की परंपरा और सत्ता की परंपरा। तो ये तो 4 परंपराएं और ये हमने आज समझे 8 अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से हमारे बहुत अच्छे क्वेश्चन निकलते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में।
जहां हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग के कुछ आगे बहुत सारे पोर्शंस हमारे पास है, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है, उसका हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो को अंत तक देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और शेयर जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट देना ना भूलें। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट आता है तो आप इस पे कमेंट जरूर दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।